Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic is radiology of the abdomen, PPT by Abdul Aziz Almani. So our objective is हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जीआई ट्रैक की जो है वो इमेजिंग के लिए। फिर हम उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे ईच मोडालिटी का। देन हम उसकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे कि किन सूरतों में जो है वो कहा जाता है कि आप कराएं, प्रेफरेबल होता है, और कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें मना किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओवरव्यू लेंगे कॉमन जो पैथोलॉजीज़ होती हैं एब्डोमेन की उसकी, जैसे नीमोपेरिटोनियम, एयर आ जाती है पेरिटोनियम में, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ एंड लार्ज बॉवल मैसेज एंड मेलिग्नेंसीज। सो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहूँगी, 3 डायमेंशनल थिंकिंग ऑफ अ मुस्लिम को। पहली डायमेंशनल थिंकिंग क्या होती है कि इंसान सोचता है कि वो अपना मैक्सिमम जो टाइम है उसकी जो है वो यूटिलाइजेशन कर ले, कंजप्शन कर ले। इसी थिंकिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो इंसानों ने जो है वो मशीन्स बनाई ताकि इंसान अपना जो टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके। मशीन क्या करती है, कम टाइम में अच्छा काम करके दे देती है और हमारे टाइम को बचाती है। सो फर्स्ट डायमेंशनल थिंकिंग की बेसिस पे मशीन्स इन्वेंट हुई, और क्या था, माइंड क्या था कि हम अपने 24 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें। फिर जो है वो सेकंड 2 डायमेंशनल थिंकिंग आई। वो ये कहती थी कि इंसान को अपना मैक्सिमम वर्क को यूटिलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन वो अपने पूरे दिन में प्रायोरिटाइज़ कर ले कि कौन सा वर्क जो है वो ज़रूरी है ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, कि अभी कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा काम है जो बाद में किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपका 10 बजे लेक्चर हो यूनिवर्सिटी में एंड आपको असाइनमेंट भी बनानी है। सो हम कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि असाइनमेंट तो बाद में भी बन सकती है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर ले लेंगे एंड देन असाइनमेंट घर आके बना लेंगे। सो ये क्या हुआ, 2 डायमेंशनल थिंकिंग से हमने उसको सोचा कि हम प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सा वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी ज़रूरी है। और 3 डायमेंशनल थिंकिंग जो कि मुस्लिम की होती है, मुसलमान की होती है, और जो हमें कुरान सिखाता है, वो ये है कि इंसान अपने पूरे दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे, लेकिन वो अपना वही काम करे जिनका जो है वो रिवॉर्ड आखिरत में है, और जो काम जिनका आखिरत में कोई रिवॉर्ड नहीं है उन काम को वो छोड़ दे। अब इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें असाइनमेंट बनानी है, तो ये बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा दुनियावी कोई पढ़ाई का काम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इसका हमें मिलेगा रिवॉर्ड, क्योंकि हम जब अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ वगैरह करें ताकि हमारी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी हो, और हम जो है वो फिर जो है वो डिफरेंट पीपल्स को जो है वो बेनिफिट दे सकें, पेशेंट को जो है वो बेनिफिट दे सकें। सो इसका हमें मिलेगा इंशाल्लाह रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लग सकती है एग्जांपल में कि फॉर एग्जांपल कोई काम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो इस दुनिया के लिहाज से, लेकिन उसका आखिरत में कोई भी जो है वो ना हो रिवॉर्ड। जैसे कोई ड्रामा है जो कि 8 बजे आना है और वो ऑनलाइन नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है उसको फ़ौरन कर लेंगे, लेकिन उसका आखिरत में कोई भी जो है वो हिस्सा नहीं है। सो मुसलमान की 3 डायमेंशनल थिंकिंग क्या होती है कि वो उन कामों को जिनका आखिरत में कोई रिवॉर्ड नहीं है उनको छोड़ देता है। जब हम अपने वक्त को जो अपने वक्त और एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब दूसरे कामों से जो कि अच्छे नहीं हैं, जिनका आखिर में कोई रिवॉर्ड नहीं है, उनसे बचाएंगे, अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तभी हमारा टाइम और एनर्जी अच्छे कामों में यूटिलाइज़ हो सकेगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़ आर गुड इन इमेजिंग द एब्डोमेन, मेनली द जीआई ट्रैक। एब्डोमेन में मेनली हम जीआई ट्रैक को बात कर रहे हैं कि उसके लिए कौन सी मोडालिटी अच्छी होगी। सबसे पहले जो मोडालिटी आती है वो होती है एक्सरे, जो कि बेस्ट होती है एयर को देखने के लिए कि एब्डोमेन में एयर पैटर्न क्या है। सेकंड पे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन की जाती है वो होती है फ्लोरोस्कोपी, देन सिटी स्कैन, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी एयर पैटर्न वगैरह हमें नहीं नज़र आती। सो दिस इज़ द मशीन ऑफ एक्सरे, कि ये मूवेबल मशीन है, ये जो है वो हम मूव कर सकते हैं, एंड ये जो है वो डेस्क है जिसके ऊपर जो है वो लेट के या यहाँ पे जो है वो स्टैंड करके जो है वो एक्सरे लिया जाता है। एब्डोमिनल एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे क्या है, रेडिएशन की एक फॉर्म है कि पेशेंट के ऊपर जो है वो पास की जाती है एक्सरे की रेडिएशंस, और फिर जो है वो स्ट्राइक करती है पेशेंट के डिफरेंट जो है वो चीज़ों में, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट मैसेज की जो चीज़ें होती हैं उनको स्ट्राइक करने के बाद वो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसके ऊपर जाके जो है वो पिक्चर बनाती है। सो जब हम जो है वो एक्सरे करते हैं तो जो वाइट होता है, बहुत ज़्यादा वाइट, वो बोन्स या कैल्सिफिकेशन हुई हुई है कोई, तो वो हमें वाइट दिखेगी। ग्रे हमें क्या दिखेगा, जो सॉफ्ट टिश्यू होगा वो हमें जो है वो ग्रेइश दिखेगा। जो हमारे पास ब्लैक दिखेगा वो होगी एयर।
सो एडवांटेजेस क्या हैं एक्सरे के? ये बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, हर जगह हो जाता है, चीप है और एक्सीलेंट होता है फॉर फ्री एयर इन एब्डोमेन के। अगर जो है वो एयर फ्री एयर यानी हम कहते हैं न्यूमोपेरिटोनियम है एब्डोमेन में, तो वो एक्सरे के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो दिखती है। और जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन या कैल्सिफिकेशन वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है एक्सरे के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि इसकी जो रेडिएशन होती है वो हैज़र्डियस होती है एंड पुअर सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स, यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती है उसकी डिटेल्स इतनी अच्छी हमें नहीं मिलती, उसके लिए हमें जो है वो CT स्कैन वगैरह कराना पड़ता है। सो इंडिकेशंस कब करनी है? अगर कोई एब्डोमिनल पेन हो रहा है पेशेंट को, कोई जो है वो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन्स हैं, मैसेज हैं, ट्रॉमा हुआ है कोई, या कोई अगर फॉरेन बॉडी है, तो उसके लिए हम उसकी पोजीशन वगैरह को देखने के लिए हम जो है वो एक्सरे करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीटस के लिए टॉक्सिक होती है रेज, तो हम नहीं करेंगे। दिस इज़ द नॉर्मल एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे। अगर हम इसको देखें, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 11th रिब है, इसके नीचे हमारे पास ये 12 फ्लोटिंग रिब है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिवर का मार्जिन बन रहा है, यहाँ पे ये हमारा सारा जो है वो यहाँ पे लिवर है। बीच में हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी और यहाँ पे ब्लैडर है। ये हमारे पास सेक्रम बोन है, यहाँ पे सेक्रोइलिक जॉइंट नज़र आ रहा है हमें। ये जो है वो फेमोरल हेड हमें नज़र आ रहा है। एंड अगर हम जो है वो उसकी बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास सीकम है। सीकम के बाद हमारे पास कोलॉन शुरू हो जाता है। कोलॉन का फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, जो कि ऐसे ऊपर जा रहा होता है। फिर यहाँ पे फ्लेक्जर आता है, हेपेटिक फ्लेक्जर। हेपेटिक यानी लीवर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे लिवर है तो ये हेपेटिक फ्लेक्जर है, जो कि राइट साइड पे होता है। देन ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफर्स कोलॉन है, इस तरीके से ये ट्रांसफर्स कोलॉन जाता है। देन इसका दोबारा फ्लेक्जर आता है, स्प्लिनिक फ्लेक्चर, बिकॉज यहाँ पे स्प्लीन होती है तो उसके नेम से स्प्लिनिक फ्लेक्चर, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। देन फिर यहाँ नीचे दोबारा कोलॉन नीचे की तरफ आता है, यह है डिसेंडिंग कोलॉन। और डिसेंडिंग कोलॉन के बाद लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो है वो सिग्मोइड, एंड देन जो है वो फिर रेक्टम होता है। सो यहाँ पे जो है वो बीच में हमारे पास वर्टिब्रास हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास है, और ये जो ब्लैक कलर की हमें नज़र आ रही है ये है हमारे पास एयर। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या होता है? स्टमक होता है, तो यहाँ पे स्टमक की गैस भी हमें नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द नॉर्मल एक्सरे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जब भी एब्डोमेन के एक्सरे की बात करें तो हमें गैस पैटर्न्स देखने होते हैं, क्योंकि गैस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको डायग्नोस करना कि वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियम है या ल्यूमेन के अंदर ही है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई हुई। सो स्टमक के अंदर जो है वो हमेशा एयर बबल मौजूद होता है। स्मॉल बावल के अंदर भी 2 to 3 लूप्स होते हैं एयर के। लार्ज बावल के अंदर भी हमेशा रेक्टम एंड सिग्मॉइड में एयर होती है। अगर एयर ना हो तब इट इज़ डेंजरस कि एयर क्यों नहीं है। 369 रूल होता है हमारे पास। 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो स्मॉल बाउल है उसकी 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, लार्ज बाउल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, एंड सीकम का डायमीटर जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा देन इट मीन्स कि जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है। तो अब हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, मैकेनिकल स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो 2 तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एक होती है स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन और एक होती है लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन को हम SBO लिखेंगे एंड लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन को हम LBO लिखेंगे। तो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन की क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एडिशन है, कोई सर्जरी के बाद बन गया है, हर्निया है, या न्यूप्लाज्म है। तो अगर हम इसकी पैथोलॉजीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक्सरे है, जिसमें हमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, जो उसके लूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड लग रही है। एयर जो है वो एंट्रैप हुई हुई है। लेफ़्ट टू राइट पैटर्न के अंदर डाउनवर्ड आते हुए हमें डिफरेंट जो है वो लूप्स नज़र आ रहे हैं, लैडर के फॉर्म में लेफ़्ट टू राइट। इस तरह जो है वो हमें छोटे छोटे जो है वो एयर बबल्स नज़र आ रहे हैं, एयर लूप्स नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन्स के स्मॉल बावल की ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इज़ कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग में क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा हमें कॉइल्ड नज़र आएगी, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई भी नज़र आएगी, जिसका मतलब है कि इसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है कि एयर इसी के अंदर इंट्रैप हो गई है। दिस इज़ डबल बबल साइन। डबल बबल साइन का मतलब है कि ये पूरा जो स्टमक नज़र आ रहा है हमें कि स्टमक के अंदर बबल है एक,
और दूसरा बबल जो है वो ड्यूोडेनम के अंदर है। इट मीन्स कि ड्यूोडेनम के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से एयर जो है वो ड्यूोडेनम और स्टमक के अंदर इंट्रैप हो गया। सो इट इज़ डबल बबल साइन जो कि ड्यूोडेनल एट्रेजिया में नज़र आता है। अगर जो है वो सिंगल बबल हो तो इसका मतलब है कि स्टमक के बाद कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि हमें सिंगल बबल नज़र आ रहा है। अगर डबल बबल है इसका मतलब है ड्यूोडेनम के बाद, और अगर एक और बबल यहाँ पे होता है इसका मतलब है कि जेजेनम के बाद जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है। उसको हम कहते हैं 3 बबल साइन। अब अगर हम डिफ्रेंसीशन की बात करें कि स्मॉल और लार्ज बाउल में क्या फ़र्क है, तो जो स्मॉल बाउल होती है उसका जो हमारे पास वो होती है वेल्वुलर कॉन्वेंटीज़ होती है, वो एक ल्यूमन से लेके जो पूरा डायमीटर है उसके थ्रू जो है वो लंबी लंबी लाइंस होती हैं। लेकिन अगर हम लार्ज बाउल की बात करें उसमें जो हॉस्ट्रॉल्स होते हैं वो हाफ डायमीटर होते हैं, यानी वो पूरे इधर से उधर नहीं जा रहे होते बल्कि हाफ जो है वो उनका डायमीटर होता है। अब हम जो है वो अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो लार्ज बाउल में हम देखते हैं ट्यूमर को, हर्निया को, वॉल्वुलस यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसने अपने आप को रैप कर लिया, एक दूसरे के अंदर एक गुच्छा बना लिया है। फोर्थ इज़ डाइवर्टिक्यूलाइटिस यानी जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है किसी पार्ट के लार्ज इंटेस्टाइन की। एंड फिफ्थ इज़ द इंटरसेप्शन यानी कि एक जो पोर्शन है लार्ज बाउल का वो दूसरे पोर्शन के अंदर जो है वो चला गया है। दिस इज़ मैकेनिकल लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें कोलॉन बहुत ज़्यादा डायलेटेड नज़र आ रहा है, बैकवर्ड नज़र आ रहा है, और जो सिग्मॉइड है या रेक्टम है उसके अंदर हमें बिल्कुल भी एयर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन है कोलॉन के बाद जो एयर को फ्लो नहीं होने दे रही। दिस इज़ कॉफ़ी बीन साइन। सिग्मॉइड वॉल्वुलस में हमें जो है वो ये नज़र आता है। वॉल्वुलस में इसमें एक पूरा बीन हमारे पास बन जाता है कॉफ़ी बीन की तरफ से, एक ये पार्ट कॉफ़ी बीन का और यहाँ पे दूसरा पार्ट लाइक कॉफ़ी बीन की तरह शेप इसकी बन जाती है। इसमें मैसिवली जो सिग्मॉइड कोलॉन है वो डायलेट हो जाता है, उसका लूप बन जाता है। तो ये डायग्नोसिंग होती है सिग्मॉइड वॉल्वुलस की जिसमें कॉफ़ी बीन साइन नज़र आता है। नेक्स्ट इज़ थंब प्रिंटिंग। थंब प्रिंटिंग का क्या मतलब है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के हॉस्ट्रल फोल्ड्स है उसकी जो है वो इस तरीके से यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि जो है वो थंब प्रिंटिंग हमें नज़र आती है कि जो हमारे पास हॉस्ट्रल फोल्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा लूमिनल एयर यानी कि जो ल्यूमन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का उसके बाहर अगर एयर है सो इट इज़ एक्स्ट्रा लूमिनल एयर जिसको हम कहते हैं न्यूमोपेरिटोनियम, और ये अबनॉर्मल एयर होती है। इसका जब हम एक्सरे लेते हैं तो पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन में बिठा देते हैं। 10 to 20 मिनट्स तक हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो बिठाए रखते हैं और उसके बाद उसका एक्सरे लेते हैं ताकि जो फ्री एयर है वो राइज होके डायफ्राम के नीचे आ जाए और क्रेसेंट साइन बना ले। तो जब क्रेसेंट साइन बन जाएगा और हमारे पास तकरीबन 1 ml एयर होगी तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये जो है वो नीमोपेरिटोनियम है। अब डिफरेंट तरह के हमें साइंस नज़र आते हैं फ्री एयर के, क्रेसेंट साइन, रेगुलर साइन, फुटबॉल साइन एंड फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट साइन। सो क्रेसेंट साइन क्या होगा कि इस तरीके से ड्यूोडेनम के नीचे हमारे पास क्रेसेंट साइन नज़र आ रहा होगा, जो फ्री एयर होगी एब्डोमेन में यानी ल्यूमन के बाहर जो एयर होगी वो हमें इस तरीके से नज़र आ रही होगी डायफ्राम के नीचे। तो ये क्रेसेंट लाइक यानी मून लाइक जो है वो शेप बन जाएगी, जो कि डायग्नोसिंग होगी कि जो है वो इनको नीमोपेरिटोनियम हो गया है। दिस इज़ रेगुलर साइन कि रेगुलर साइन में क्या होगा कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बॉर्डर्स हमें प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एयर जो है वो इन ल्यूमन से बाहर है जिसने उसके बॉर्डर्स को जो है वो वाइट कर दिया है, यानी कि जब बाहर एयर होगी, एयर क्योंकि ब्लैक होती है तो जो बॉर्डर्स है उसके वो वाइट हमें नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ फुटबॉल साइन। फुटबॉल साइन में क्या होगा कि एक पूरा इस तरीके से हमें जो है वो फुटबॉल साइन नज़र आ रहा होगा, ये पेडियाट्रिक्स में है, जबकि ये हमारे पास जो है वो एडल्ट्स में है कि पूरा जो उनका एब्डोमेन होगा वो स्वेल होके जो है वो फुटबॉल की तरह दिखेगा, और ये साइन है फुटबॉल साइन जो कि हमें नीमोपेरिटोनियम में मिलता है। नेक्स्ट इज़ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट साइन। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट साइन क्या है कि जो लिगामेंट होता है हमारा वो प्रोमिनेंट हो जाता है। नॉर्मली ये प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन जब एक्स्ट्रा लूमिनल एयर होगी तो हमारे पास ये जो लिगामेंट है ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। जो हम तीसरी चीज़ देखते हैं एक्सरे को रीड करते हुए वो होती है कैल्सिफिकेशन, कि कोई एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन तो नहीं हुई हुई। तो कैल्सिफिकेशन जो होती है वो हमें वाइट नज़र आती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास किडनी होती है, तो दिस इज़ रीनल कैलिकुलाई।
यहाँ पे हमारे पास स्टैगहॉर्न कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है कि जो रीनल पेल्विस होता है वो इस तरीके का शेप का होता है, उसके अंदर जब कैल्सिफिकेशन हो गया है तो हमें स्टैगहॉर्न साइन नज़र आएगा। दिस इज़ ब्लैडर कैलिक्यूलाई। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैडर है पूरा, तो ब्लैडर के अंदर हमारे पास जो है वो कैल्सिफिकेशन होगी तो वो हमें वाइट कलर की नज़र आएगी। दिस इज़ ब्लैडर कैल्क्यूलाई। नेक्स्ट एक्सरे हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी भी बहुत ज़्यादा होती है जब हम एब्डोमेन की बात करें, इमेजिंग की। फ्लोरोस्कोपी की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कोई कंट्रास्ट देते हैं। मोस्टली यूज जो कंट्रास्ट होता है वो बेरियम होता है। बेरियम एक पाउडर होता है, उसको हम वाटर के साथ सोल्यूशन के अंदर मिक्स करके बेरियम सल्फेट को और उसका एक लिक्विड बना देते हैं। वो फिर जो है वो पेशेंट को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू देते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स में। ये फ्लोरोस्कोपी बहुत ज़्यादा वाइड टेक्निक है, हम इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कि किस पोर्शन की हो रही है फ्लोरोस्कोपी, तो हम डिफरेंट मेथड से देते हैं। ओरल दे देते हैं, हम जो है वो रेक्टम के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, या ड्यूडेनम में, या एनजी ट्यूब के थ्रू। सो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के। सो फ्लोरोस्कोपी में हम ये करते हैं कि पेशेंट को इसको पिला के या कोई किसी भी मेथड के थ्रू इंजेक्ट करके हम उसके फिर कॉन्टीन्यूस एक्सरे लेते हैं। उन कॉन्टीन्यूस एक्सरे को हम जोड़ के एक वीडियो बना लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं फ्लोरोस्कोपी। अब जिस तरह हमने जो पूरा ह्यूमन है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, तो ईसोफेगस जो है जब हम उसकी स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसको बेरियम स्वेलो कहेंगे। स्टमक को देखेंगे तो बेरियम मील, स्मॉल बाउल को देखेंगे तो बेरियम फॉलो थ्रू, एंड लार्ज बाउल को देखेंगे सो बेरियम एनिमा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीप है और आसानी से हर जगह मौजूद होती है। इसकी फैसिलिटी एक्सीलेंट होती है बाउल, लूमेन और म्यूकोसा के लिए। जो हमारे पास एक्सरे होता है वो हमारे पास जो है वो एयर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो फ्लोरोस्कोपी है वो ल्यूमेन एंड म्यूकोसा के लिए अच्छा होता है। इसका एडवांटेजेस ये है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूस बहुत सारे एक्सरेज ले रहे होते हैं तो इसलिए रेडिएशन भी बढ़ जाती है। और पुअर इन एवेलुएशन ऑफ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पैथोलॉजीज़, यानी जो ल्यूमन की पैथोलॉजीज़ हैं वो तो हम देख लेते हैं इसमें, लेकिन जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पैथोलॉजीज़ हैं वो इसमें नहीं दिखती। इंडिकेशन क्या है, कब हम करेंगे, जब हमें म्यूकोजल की आउटलाइन को देखना होगा, एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स गर्ड है, मैसेज हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या कोई पोस्ट सर्जिकल है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में, अगर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तब हम नहीं देंगे। बाउल की परफोरेशन है, यानी कि कहीं से लीक होने के चांसेस है, तो क्योंकि बेरियम जो है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है तो हम इसको नहीं देंगे। दिस इज़ द इमेज ऑफ बेरियम स्वेलो कि हमने पेशेंट को ओरली, क्योंकि ये बेरियम रेडियो ओपैक होता है तो एक्सरे पे हमें ये वाइट नज़र आता है, तो ये ईसोफेगस के अंदर आया। अब इसके अंदर भी बेरियम की फ्लोरोस्कोपी में दो टेक्निक्स होती हैं, क्या नाम है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड डबल कॉन्ट्रास्ट। सिंगल कॉन्ट्रास्ट में हम सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं, जबकि जो डबल कॉन्ट्रास्ट होता है उसमें हम जो वो एयर भी देते हैं एंड बेरियम भी देते हैं। तो जहाँ जहाँ एयर मौजूद करेंगे उस पार्ट का हमें जो है वो म्यूकोजा की लाइनिंग नज़र आएगी। तो इस तरीके से होता है। ये जो है हमारे पास स्टमक के लिए है और ये जो है वो ईसोफेगस के लिए। तो ये जो हमारे पास है बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, बेरियम फॉलो, बेरियम एनिमा, इनके ऊपर जो वो इंडिविजुअली डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ पे इनकी जाके इनकी पैथोलॉजीज़, कॉमन पैथोलॉजीज़, प्रोसीजर, हर चीज़ वहाँ से रीड कर सकते हैं। सो डैट्स इट्स, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।